चलो आज हम लोग साइंस का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और साइंस का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण और ये चैप्टर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये रिविजन के तौर पे केवल पीडीएफ से करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को लगाएंगे। सबसे पहले है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य से क्रिया कर भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कोई दो पदार्थ आपस में मिलके एक भिन्न गुण वाला, मतलब अलग अलग गुण का कोई पदार्थ रहेगा और वो मिलके नए गुण का पदार्थ का निर्माण करेगा, उस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2, जैसे क्या है H2 प्लस Cl2 और दोनों के एक हाइड्रोजन हो गया और एक क्या हो गया? क्लोरीन हो गया। और जैसे ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो बनेगा क्या चीज? HCl। लेकिन संतुलित करने के लिए किसी भी रासायनिक समीकरण जो होता है हमेशा दोनों तरफ परमाणुओं की तत्वों की संख्या होना चाहिए समान। अगर समान नहीं होता है तो अपने आप समान उसको करना पड़ेगा। अगर किसी तत्व को समान करते समय अगर दूसरा असमान हो गया तो पुनः उसको दोबारा भी हम लोग क्या करेंगे? समान करेंगे, तब जाके हम लोग का रासायनिक समीकरण जो होगा बढ़िया होगा, अच्छा होगा। किसी भी रासायनिक समीकरण लिखेगा तो हमेशा संतुलित के आधार पर लिखेगा, न कि असंतुलित करके छोड़ देगा। तो इसमें आता है दो, एक आता है हम लोग का, जैसे अभी हम लोग बनाए H2 प्लस Cl2 और क्या बना? HCl। मतलब इसको संतुलित करने के लिए दो, ये क्या हो गया? हाइड्रोजन। और ये क्या हो गया? क्लोरीन। और जब ये दोनों मिला तो क्या बना? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या इसी को कहेंगे हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड। इसी को क्या कहेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये बाबू दो नए गुण वाले भिन्न पदार्थ मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और ये जो सूत्र बन गया इसको हम लोग कहेंगे रासायनिक समीकरण। और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, भाग लेने का कहने का मतलब इसमें भाग कौन कौन लिया है? यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या किया है? भाग लिया है। तो इसको हम लोग कहेंगे अभिकारक। इसको हम लोग क्या कहेंगे? अभिकारक। और जो भाग लेने के प्रक्रिया के फलस्वरूप जो निर्माण होता है उसको हम लोग कहते हैं काजी? प्रतिफल। इसको क्या कहेंगे? प्रतिफल। बिहार बोर्ड में सेम क्वेश्चन पूछा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में या रासायनिक समीकरण में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? अभिकारक। इसी को हम लोग कहेंगे। और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्माण होता है उसका क्या कहेंगे? प्रतिफल। इसके बाद देखेगा तो यहाँ पे दिया है अभिकारक। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहेंगे? अभिकारक। जैसे इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है? अभिकारक का कार्य करती है। और उसी तरह का होता है प्रतिफल। जो वे पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर भिन्न नए पदार्थों का निर्माण करते हैं उस नए पदार्थ को क्या कहेंगे? प्रतिफल कहेंगे। मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिकारक है, लेकिन जैसे ये दोनों संयोग किया तो HCl बना और HCl हम लोग का क्या होगा? प्रतिफल होगा। मतलब जो भाग लेगा उसको अभिकारक और जो निर्माण होगा उसको क्या कहेंगे? प्रतिफल। जैसे इस अभिक्रिया में 2HCl क्या है? प्रतिफल का कार्य करती है। उसके बाद आता है रासायनिक अभिक्रिया का क्रियाविधि। क्रियाविधि अभिकारक के अणु टूटकर परमाणु में परिवर्तित होते हैं और ये परमाणु पूर्ण संगठित होकर प्रतिफल के अणु बनाते हैं। इस प्रतिक्रियाओं के अभिकारक अणु गुण
कि परमाणुओं के बीच बंधन टूट जाते हैं और परमाणुओं के बीच नए बंधन का निर्माण हो जाता है। ये रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। लेकिन इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता मेन यही है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। ये क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में चाहे सब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है। तो गैस की उत्पत्ति, सबसे पहला क्या है, गैस की उत्पत्ति। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित विशेषताएं हैं और सबसे पहला विशेषता क्या है, गैस की उत्पत्ति। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस का उत्पादन होता है। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान कोई गैस उत्पन्न करती है। जैसे जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब अभिक्रिया करेगा तो इसमें जिंक और का जी Cl मतलब जिंक क्लोराइड का निर्माण करेगा और उसके बाद हाइड्रोजन का क्या होगा, निर्माण होगा। मतलब गैस का उत्पादन होगा कब, जब जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तब। इसमें कौन गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो पहला क्या हो जाएगा, गैस की उत्पत्ति। दूसरा का है अवक्षेप का बनना। क्या है, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है। जब कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलयन में अलग हो जाते हैं तो अवक्षेप का निर्माण करते हैं। जैसे कोई पदार्थ अगर तुम एक पे एक घोलेगा तो कौन ऐसा भी पदार्थ होगा नीचे क्या हो जाता है, पेंदी में बैठ जाता है। मतलब क्या हो जाता है, अवक्षेप के निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है, अवक्षेप के निर्माण हो जाता है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन बैगनी रंग की होती है, लेकिन उसमें नींबू का रंग डालते हैं तो उसका रंग धीरे धीरे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे अभी हम लोग का अच्छा वो रंग में परिवर्तन हो गया। उसके बाद NaCl मतलब क्या चीज, NaCl का क्या होगा, NaCl का नमक, साधारण नमक। और AgNO3 का क्या होगा, NO3 का होता क्या है, नाइट्रेट। और Ag का क्या होता है, सिल्वर। तो सिल्वर नाइट्रेट। अरे Ag का जो होता है सिल्वर होता है, चांदी। और नाइट्रेट तो Ag मतलब सिल्वर नाइट्रेट। मतलब सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट और क्या चीज, सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बच जाएगा। क्या चीज बच जाएगा, ये देखो नीचे का संकेत किया है और इसमें देखेगा तो ऊपर का संकेत किया है, एरो। मतलब ये क्या हो रहा है, उड़ रहा है और ये क्या हो रहा है, नीचे बैठ रहा है। उसके बाद कौन रासायनिक अभिक्रिया करेगा, तो तीसरा का है रंग में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। कुछ ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन, रंग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अभी जस्ट हम लोग प्रैक्टिकल करवाए थे छोटे छोटे बच्चा का, तो उसमें देखेगा कोनो सामान डाल रहा था तो उसका कलर क्या हो जा रहा था, चेंज। कोनो दूध का कलर बना दिया, कोनो संतरा बना दिया, कोनो नारंगी बना दिया। इसका मतलब किससे होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के फल स्वरूप होता है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन बैगनी रंग की होती है। यह ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछ सकता है कि पोटेशियम परमैंगनेट का रंग किस तरह का होता है, बैगनी रंग का होता है। लेकिन उसमें नींबू को डालते हैं तो उसका रंग धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसका रंग क्या हो जाएगा। कौन ऐसा भी रासायनिक अभिक्रिया है कि जैसे उसमें कोई पदार्थ डालेगा तो सफेद हो जाता है, पानी जैसा हो जाएगा। 3 कलर लेके बनाई थे यहाँ पे, एक बार लाल की, एक बार व्हाइट की और एक बार संतरा कर दी। यूट्यूब पे डाला हुआ है वीडियो। मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान रंग में परिवर्तन होता है, ज्यादातर नींबू डालने पर हो जाता है। उसके बाद दिया है ताप में परिवर्तन। काची में परिवर्तन, कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसके रासायनिक अभिक्रियाओं के फल स्वरूप ताप में परिवर्तन, मतलब उसका उष्मा में भी परिवर्तन हो जाता है। मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं के अगर गुण कहे चाहे विशेषता कहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहला रासायनिक अभिक्रियाओं के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला विशेषता गैस का उत्पन्न, दूसरा अवक्षेप का बनना, तीसरा रंग में, और चौथा ताप में परिवर्तन। 2 नंबर के क्वेश्चन आएगा, दुइयों को लिखेगा तो काम हो जाएगा। अगला ताप में परिवर्तन 2 प्रकार का होता है। ताप में परिवर्तन कितने प्रकार के हैं, एक होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और एक होता है ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है,
जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मैंने शोषण होता है, और शोषण कहेगा चाहे शोषण, दोनों एक ही बात है, केवल नाम में ही परिभाषा है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण मतलब ग्रहण होता है, उसमें क्या होगा ऊष्मा शोषी, और जिसमें क्या होगा बाहर निकलेगा उसको क्या कहेंगे ऊष्मा क्षेपी। ये दोनों 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ चुका है कि ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। भोजन का पचना कौन अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। भोजन का पचना कौन अभिक्रिया, आता है क्वेश्चन। तो जैसे में CaCO3, इसका नाम क्या है CaCO3 का, संगमरमर और कैल्शियम कार्बोनेट और खड़िया, और क्या होता है खड़िया, मतलब इसका 3 नाम है, एक हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, और एक हो गया संगमरमर, और एक का हो गया खड़िया। इसी को संगमरमर को हम लोग क्या कहते हैं खड़िया, ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है। तो ऊष्मा शोषी, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या हो शोषण हो मतलब ग्रहण हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा 2Hi, इसमें क्या हो रहा है माइनस, और इसमें क्या हो रहा है प्लस। क्या बाबू, तो I2 तो वही बोले हैं, हाइड्रोजन और आयोडाइड, हाइड्रोजन और आयोडाइड दोनों मिलेगा तो क्या बना हाइड्रोजन आयोडाइड, और उसमें ऊष्मा का क्या होगा ग्रहण होगा, और इसमें क्या होगा प्लस होगा, और इसमें क्या होगा माइनस। अवस्था में भी परिवर्तन होता है, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया के फल जो क्या होगा अवस्था में परिवर्तन। जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसका कुछ भाग द्रव में परिवर्तन हो जाता है, देखा है, मोमबत्ती जैसे जलाएगा तो क्या होगा द्रव में परिवर्तन होगा, मतलब लिक्विड जैसा पिघलेगा, और कुछ द्रव से गैस में परिवर्तन हो जाता है, और कुछ क्या हो जाता है गैस में परिवर्तन हो जाता है। हम कह सकते हैं कि ठोस अवस्था से द्रव में, और द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है, मतलब उसका अवस्था क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा अवस्था। जैसे कपूर को भी देखेगा तो कपूर को अगर खुला हवा में छोड़ेगा मतलब ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो वो अपने आप क्या हो जाएगा उड़ जाएगा। कपूर देखा है, मतलब ऊर्ध्वपातन उसको कहते हैं, मतलब वो रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप क्या हो गया उड़ गया, मतलब उसका अवस्था क्या हो गया परिवर्तन हो गया। रासायनिक समीकरण, बहुत बढ़िया, रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे पदार्थ जिनके सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त अभिक्रिया लिखा जाता है उसी को हम लोग क्या कहें रासायनिक समीक्रिया। जैसे कोई सूत्र लिखेगा रासायनिक अभिक्रियाओं के फल स्वरूप, किसी का निर्माण करने के फल स्वरूप जो सूत्र लिखेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे रासायनिक समीकरण कहेंगे। रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, क्या कर रही है लड़की, क्या तो कर रही है हमको लग रहा है, अनु क्या कर रही है पूछो ना, तू कब से देख रहे नीचे घूम रही है, हाथ खुजला रहा है, पैसा मिलने वाला है। हाँ गांव में आदमी कहता है हाथ खुजलाता है तो कुछ होने वाला है। तो रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या क्या होता है, मतलब उसको किस तरह लिखे जाएंगे, मतलब जैसे मन तैसे रासायनिक समीकरण नहीं लिख लेगा। सबसे पहले अभिकारकों के संकेत के समीकरण के बाएं ओर लिखा जाता है। जैसे में H2 + Cl2 निर्माण का होगा 2HCl, जब भी लिखेगा जौना से निर्माण होगा वो कहाँ लिखेगा बायां। ये कौन पक्ष हो गया बायां पक्ष, और ये कौन पक्ष हो गया दायां पक्ष। तो पहला नियम में रासायनिक समीकरण लिखने का होता है कि जब भी रासायनिक समीकरण लिखेगा तो अभिकारक को कहाँ लिखेगा बायां पक्ष, और प्रतिफल को कहाँ लिखेगा दायां पक्ष। यही बोला है, अभिकारकों के संकेतों को समीकरण के बाएं ओर लिखा जाता है। अभिकारक के संकेत के बीच प्लस का चिन्ह दिया रहता है, देखो यहाँ पे किसका चिन्ह दिया गया है प्लस, मतलब बहुत अगर एक से अधिक अभिकारक होइबे करेगा, क्योंकि भिन्न भिन्न गुण के अगर मिलेगा तब जाके रासायनिक ये क्या कहलाता है अभिक्रिया होगा, उसके बाद प्रतिफल बनेगा, तो उसके बीच जो चिन्ह दिया जाएगा किसका दिया जाएगा प्लस का चिन्ह दिया जाएगा, और धनात्मक चिन्ह लिखेंगे। प्रतिफल के संकेतों के समीकरण के कहाँ लिखेंगे दायां पक्ष में लिखेंगे, जो निर्माण होगा उसको कहाँ लिखेंगे
दायां पक्ष लिखेंगे, प्रतिफल के संकेतों को समीकरण के दायां ओर लिखेंगे, प्रतिफल के संकेत के बीच भी क्या देंगे, प्लस का निर्माण देंगे। जैसे अगर एगो से दो गो निर्माण होगा तो उसमें क्या करेंगे, प्लस के चिन्ह द्वारा ऐड कर देंगे। अभिकारक और प्रतिफल को अलग करने के लिए एरो का चिन्ह दिया जाता है। किसका चिन्ह, एरो का। अगर ये एरो का चिन्ह नहीं दिया रहेगा तो हमको मालूम ही नहीं चलेगा कि कौन प्रतिफल है और कौन अभिकारक है। तो अभिकारक और प्रतिफल को अलग करने के लिए हम लोग बीच में क्या देते हैं, एरो का चिन्ह दे देते हैं। तो इसका मतलब बायां पक्ष जो हो जाता है अभिकारक और दायां पक्ष जो होता जाता है क्या होता है, प्रतिफल। यह हम लोग का रासायनिक समीकरण लिखने का क्या है, नियम है। जैसे यहाँ दिया हुआ है ए प्लस बी, और जैसे ये अभिक्रिया हुआ तो क्या बन गया, सी प्लस डी। तो ए प्लस बी हम लोग का क्या हो गया, अभिकारक, और सी प्लस डी क्या हो गया, प्रतिफल। तो देखिएगा ये दोनों हम लोग क्या करिए, प्लस लिखे, बीच में किसका संकेत दिए हैं, एरो का चिन्ह दिए हैं। समीकरण दो भागों में बांटा गया है। रासायनिक समीकरण को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। एक होता है संतुलित और एक होता है असंतुलित। संतुलित समीकरण वैसी रासायनिक समीकरण, संतुलित का होगा वैसी रासायनिक समीकरण जिनमें दोनों और तत्वों की परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक संतुलित समीकरण कहेंगे। अगर दोनों और तत्वों की परमाणु मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों और अगर तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान रहेगा तो उसको कहेंगे संतुलित, और दोनों और तत्वों की परमाणुओं की संख्या असमान रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे वही एग्जाम्पल है H2 प्लस का जी Cl2, अब बनेगा का जी 2HCl। अब देखो ये हो गया हम लोग का अभिकारक और ये क्या हो गया, प्रतिफल। तो अभिकारक में देखो तो हाइड्रोजन कितना है, 2, हाइड्रोजन की संख्या 2। तो प्रतिफल में हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2, दोनों और हाइड्रोजन बराबर। क्लोरीन कितना है, 2, इधर कौ गो है, 2 से गुना हुआ है तो इधर भी क्लोरीन कौ गो, 2 गो। तो इसका मतलब ये रासायनिक समीकरण संतुलित है अगर दोनों और तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं रहेगा। जैसे में C+O2 बनेगा CO2, ये संतुलित है कि असंतुलित है, संतुलित है। कार्बन एगो तो इधर भी कार्बन एगो, ऑक्सीजन दोगो तो उधर भी ऑक्सीजन कगो देखो। अगर यहीं पर हम मान लो 2 से गुना कर दिए, अब संतुलित है कि असंतुलित, क्या हो जाएगा, असंतुलित। मतलब दोनों और तत्वों की परमाणुओं की संख्या अगर समान नहीं रहेगा तो असंतुलित, और दोनों और तत्वों की परमाणुओं की संख्या अगर समान रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, संतुलित। ये मंथली टेस्ट में आ भी गया है क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है असंतुलित समीकरण का रासायनिक समीकरण, जैसे वैसी रासायनिक समीकरण जिनमें दोनों और तत्वों की परमाणुओं की संख्या क्या हो, असमान हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, जैसे में N2 और का चीज H2 बनेगा का चीज NH3। तो नाइट्रोजन इसमें कौन है, इधर नाइट्रोजन कौन गो, हाइड्रोजन कौ गो, हाइड्रोजन कौ गो, नाइट्रोजन कौ गो, एगो। ये तीनों में दोनों में गुना नहीं है, इसका मतलब नाइट्रोजन इधर 2 गो, इधर कौ गो, एगो। नाइट्रोजन समान है, हाइड्रोजन इधर 2 गो, इधर कौ गो, समान है नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, असंतुलित। दोनों और समान नहीं रहेगा तो क्या होगा, असंतुलित। और असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग क्या किया करेंगे, संतुलित करना अनिवार्य होता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि, मतलब दोनों को हम लोग संतुलित किस तरह करेंगे। किसी भी रासायनिक समीकरण लिखेगा तो जब किसमें लिखेगा, असंतुलित में नहीं, किसमें, संतुलित में। नहीं रहेगा तब भी हम लोग संतुलित में उसको करके लिखेंगे। रासायनिक समीकरण में जो तत्व परमाणु संतुलित हो उसे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब जैसे में कोई तत्व लिखे रासायनिक समीकरण है तो जो तत्व अगर समान है तो उसको सबसे पहले क्या कर देगा, छोड़ देगा। उसके बाद 2 नंबर, रासायनिक समीकरण में जो तत्वों की परमाणु की संख्या असंतुलित हो, मतलब किसी भी रासायनिक समीकरण में अलग अलग तत्वों की संख्या है तो सबसे पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, बराबर करेंगे। उसके बाद असंतुलित समीकरण को संतुलित करने के दौरान
अगर कोई तत्व असंतुलित हो जाता है तो उसे पुनः हम लोग या दोबारा क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। कहने का मतलब 3 गो इसमें नियम है। सबसे पहले रासायनिक समीकरण में जो तत्व अगर संतुलित होगा उसको छोड़ देंगे, मतलब बराबर होगा तो उसको छोड़ देंगे। दूसरा का है, अगर कोई तत्व संतुलित कर रहा है और उसमें दिखाई दे रहा है कि वो संतुलित नहीं है, बराबर नहीं है, तो सबसे पहले उसको क्या करेगा, संतुलित करेगा। अगर संतुलित जवन पहले से संतुलित है, जो असंतुलित है, संतुलित करने में अगर पहले का भी तत्व असमान हो गया तो पुनः दोबारा में उसको क्या करेगा, संतुलित करेगा। कब तक करेगा, जब तक टोटल तत्व उसमें क्या हो, समान न हो। मतलब अभिकारक और प्रतिफल में सभी तत्व समान नहीं रहता है, तब तक हम लोग क्या करेंगे, उसको समान करेंगे अपने से गुना करके। जैसे मैं यहाँ दिया हुआ है एक एग्जाम्पल के तौर पे, बड़ा सा हम लिखते हैं KClO3 और KCl+O2। अब आपको देखिएगा इसमें पोटेशियम का वो है, एक इधर पोटेशियम का वो है, दोनों ओर पोटेशियम की संख्या समान है, तो इसमें हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद देखो कार्बन का वो है, इधर कार्बन का वो है, तो इसमें छेड़छाड़ करेंगे, पहले से संतुलित है, इसको कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद आयोडीन का वो है, इधर आयोडीन, तो इसको भी छोड़ देंगे। अब देखो ऑक्सीजन का वो है, इधर ऑक्सीजन का वो है, अब इसको दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो ऑक्सीजन इधर 3 गो है, 2 ले गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, और इधर 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। चलो चेक करते हैं। अगर इधर 2 से कर दिए और इधर हम 3 से कर दिए, अब देखो ऑक्सीजन 3 दूनी, इधर ऑक्सीजन 3 दूनी 6। और जैसे हम ऑक्सीजन को संतुलित किए तो जवन संतुलित था वो असंतुलित हो गया। देखो पोटेशियम संतुलित था, एक को दोनों रहता, अब पोटेशियम का हो गया, इधर पोटेशियम, इसका मतलब असंतुलित हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका मतलब संतुलित करने के दौरान अगर कोई तत्व असंतुलित हो जाता है तो दोबारा उसको क्या करेगा, संतुलित करेगा। इसका मतलब अगर इधर भी 2 से गुना कर देगा तो अब पोटेशियम को हो गया 2 गो, अब सब तत्वों को देखेगा तो सबका हो गया, समान हो गया। मतलब पोटेशियम और जितना भी तत्व है सबका हो गया, समान हो गया, तो ये संतुलित हो गया। मतलब ये सूचना है, मतलब रासायनिक समीकरण संतुलित करने की क्या है, विधि है कि अगर कोई तत्व संतुलित हो जाता है तो अगर करने के दौरान कोई अगर असंतुलित हो गया तो दोबारा में भी उसको क्या करेगा, संतुलित करेगा। अगला है रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचना। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचना, किसी रासायनिक समीकरण से हमें निम्नलिखित सूचना प्राप्त होती है। पहला क्या है, रासायनिक समीकरण में हमें अभिकारक एवं प्रतिफल को संकेत की जानकारी मिलती है। अभी रासायनिक समीकरण कौन अगर लिखेंगे, जैसे हम ये लिख दिए C+O2 क्या बनेगा, CO। हम कहेंगे रासायनिक समीकरण लिख दिए तो इससे तुम लोग को सूचना मिल जाएगा कि इसमें प्रतिफल कौन है, इसमें अभिकारक कौन है। मतलब एरो के पहले क्या होगा, प्रतिफल, और एरो के बाद क्या होगा, प्रतिफल, और पहले अभिकारक। मतलब ये जो होगा, जो बनाएगा उसको कहेंगे अभिकारक, जो बन जाएगा उसको क्या कहेंगे, अभिकारक। ये प्रतिफल, मतलब इससे हम लोग का रासायनिक समीकरण से कोई समीकरण लिखेगा तो तुम लोग जल्दी से बता सकते हैं कि कौन अभिकारक है और कौन प्रतिफल है। ये हम लोग का क्या मिलता है, सूचना प्राप्त होता है। रासायनिक समीकरण के अभिक्रिया के कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं और कौन कौन पदार्थ का निर्माण करते हैं। अगर इस रासायनिक समीकरण में हम पूछेंगे कि बताओ कौन सा तत्व भाग लिया है, कार्बन और ऑक्सीजन, और कौन पदार्थ का निर्माण हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड। इससे हमको रासायनिक समीकरण से सूचना मिल जाता है कि जो भाग लेगा उसको भी मालूम चल जाएगा, और भाग लेने के दौरान जो निर्माण होगा वो भी हम लोग को मालूम चल जाएगा। किससे मालूम चलेगा, रासायनिक समीकरण से। तीसरा, रासायनिक समीकरण की अभिक्रिया से अभिकारकों तथा प्रतिफलों के अणुओं एवं परमाणुओं की संख्या की जानकारी हमको मिलती है। मतलब अभिकारक में कितना परमाणु है और प्रतिफल में मतलब दोनों और तत्वों की संख्या कितनी है, ये भी हम लोग को जानकारी प्राप्त हो जाता है। मतलब इसमें कहेंगे कार्बन कौ गो है, इधर कार्बन कौ गो है, इधर ऑक्सीजन कौ गो है,
तो उधर कहोगे दो, मतलब जितना रहेगा उसका भी हम लोग को जानकारी प्राप्त हो जाता है। 4 नंबर, यह अभिकारक है, यह अभिकारकों और प्रतिफलों को मोलों के अनुपातों की जानकारी देता है 9th क्लास में। इसमें 10th क्लास में उतना जानकारी नहीं लेना है, बस याद कर लेगा कि मोलों की जानकारी हो जाता है। किसी भी तत्व के परमाणु अणु में कितना मोल होता है मालूम है? नहीं मालूम, 9th क्लास का है। यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमान के अनुपातों की जानकारी देता है, मतलब द्रव्यमान के अनुपात, दोनों और तत्वों की परमाणुओं के द्रव्यमान जोड़ लेगा और उधर भी जोड़ लेगा, या किसी को मतलब इधर देखेगा। अगर हम कहेंगे दोनों के अनुपात में मालूम चल जाएगा समान है कि नहीं है, असमान है कि नहीं है। जो तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान जोड़ लो और मालूम चल जाएगा कि है कि नहीं है। तो अनुपात का भी मालूम चल जाता है कि निश्चित अनुपात में है कि नहीं है। उसके बाद यह गैसीय अभिकारक और प्रतिफलों के अवक्षेप आयतन की भी जानकारी देता है, मतलब अगर गैस या लिक्विड चाहे द्रव या ठोस में रहेगा तो उसका आयतन द्रव्यमान सबके जानकारी में हम लोग का क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। जैसे इधर दिया है मोल के बारे में बहुत सारा दिया, एग्जाम्पल के लिए बना के दिया है। का रासायनिक समीकरण के उपयोगों से लाभ, ये हम लोग रासायनिक समीकरण से लाभ क्या है, उपयोग क्या है। तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण के उपयोग क्या है, निम्नलिखित लाभ है। रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखना आसान हो गया, याद करने में समय की बचत हुई, आसानी से लिख सकते हैं। ये हम लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए उतना नहीं है। बोर्ड एग्जाम के लिए रासायनिक समीकरण में क्या है, तो रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, और रासायनिक समीकरण से सूचना क्या मिलता है, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से सूत्र मतलब संकेत संतुलित करने का नियम क्या है, किस आधार पर हम लोग संतुलित कर सकते हैं। इतना हम लोग रासायनिक समीकरण में जानना जरूरी है। इसके बाद अगर ज़्यादा करेगा तो उससे कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा क्या करेंगे। ये तो अभी हो गया हम लोग का ना उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी, पढ़ लिया हम लोग। एक आता है बाबू ऑक्सीकरण और अवकरण, बहुत बढ़िया। ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीकरण और क्या चीज, अवकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया का होगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, संयोग, और हाइड्रोजन का वियोग, मतलब हाइड्रोजन का वियोग होगा और ऑक्सीजन का संयोग होगा, क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। असीम इसका उल्टा होता है, जिसमें ऑक्सीजन का वियोग और हाइड्रोजन का संयोग, वो क्या होगा, अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है कि ये नहीं दिया है, ऑक्सीकरण को और किस नाम से जानेंगे, उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया, और अवकरण को क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। अगर तुम लोग से पूछता है उपचयन अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो जो ऑक्सीकरण का अभिक्रिया होगा वही क्या होगा, उपचयन का, मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग होगा उसको क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया। और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का वियोग क्या कहलाएगा, अवकरण चाहे अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे यहाँ C+O2, जैसे ऑक्सीजन यहाँ क्या हो गया, जुट गया, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, संयोग हो गया। इधर देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है यहाँ, ऑक्सीजन इधर क्या हो गया, हाइड्रोजन में विस्थापित हो गया, मतलब इसमें क्या हो गया, वियोग हो गया। और दोनों को एक साथ जब अभिक्रिया होगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स। मतलब उपचयन और अपचयन दोनों साथ में क्रिया हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऑक्सीकरण और क्या चीज, ऑक्सीकरण दोनों, और उसके बाद अवकरण दिया होगा। अवकरण मतलब दोनों साथ में अगर होगा तो क्या होगा, रेडॉक्स। मतलब ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाओं को हम लोग सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया, उदासीनीकरण। वैसी रासायनिक अभिक्रिया कोई अम्ल और भस्म के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण और तथा जल। यह अम्ल और क्षार में भी चैप्टर में है।
मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया कहने का मतलब है अम्ल, कोई भी अम्ल अगर भस्म के साथ अभिक्रिया बनाएगा तो एक का बनाएगा, लवण बनाएगा, और उसके साथ का बनाएगा, जल का निर्माण करेगा। मतलब अम्ल और भस्म जब दोनों साथ में मिलेगा तो लवण और का चीज, जल। जैसे में HCl, HCl क्यों क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको क्या कहेंगे, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जैसे ये दोनों, एगो अम्ल हो गया और एगो क्या हो गया, क्षार। अम्ल का परिभाषा क्या होता है, अम्ल का जिसमें हाइड्रोजन आयन होता है और धन आयन की ऋण आयन, और क्षार में ऋण आयन, मतलब हाइड्रा ऑक्साइड मतलब OH नहीं, तो ये बन जाएगा NaCl। और NaCl को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, साधारण नमक। H2O का मतलब क्या चीज, जल। मतलब अम्ल और भस्म जब भी अभिक्रिया करेगा तो लवण का निर्माण होगा, और लवण के निर्माण होने के साथ साथ क्या बनेगा, जल का भी निर्माण होगा। और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, रसनेयी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अवक्षेप का तो आगे हम लोग पढ़ लें, जिसमें अवक्षेप बनता है। एक और अभिक्रिया पीछे छूट गया का, विस्थापन अभिक्रिया। इसी में होगा, और पीछे है इधर। मतलब द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया का होता है कि अगर आयनों का आदान प्रदान होगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, द्विविस्थापन विस्थापन। कहाँ छूट गया, पीछे और पीछे विस्थापन। एक आता है संयोजन अभिक्रिया और एक आता है वियोजन अभिक्रिया। एक कौन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। देखो यहां पे संयोजन, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा, उसको क्या कहेंगे, संयोजन। और कोई पदार्थ एक ही टूट के अलग अलग पदार्थों का निर्माण करेगा, उसको क्या कहेंगे, वियोजन। जैसे में देखेगा हाइड्रोजन और क्या चीज, ऑक्सीजन, दोनों संयोग करेगा तो क्या बनेगा, मतलब दो पदार्थों के संयोग से एक पदार्थ बनेगा, उसको क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया करेंगे। एक पदार्थ से अगर दो पदार्थ हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में का जी KClO3, और जैसे ये टूटेगा तो क्या बनेगा, KCl+O2। संतुलित नहीं है, संतुलित करना पड़ेगा। मतलब क्या होगा कि अगर ये एक ही पदार्थ से अगर दो पदार्थ का निर्माण, तीन पदार्थ का निर्माण होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। अगर दो से या तीन से एक निर्माण करके एक नया पदार्थ एक निर्माण होगा तो उसको क्या कहेंगे, संयोजन। संयोजन माने जुटना, कि जुटना, जुटना, टूटना नहीं। संयोजन माने जुटना, अब वियोजन माने टूटना। मतलब जुट के बनेगा तो संयोजन, और टूट के बनेगा तो वियोजन। चलो इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे क्लास में जो होगा, थोड़ा सा इसका हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ऑब्जेक्टिव करेंगे इस चैप्टर का। तो ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे नहीं